नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद समाप्त हुआ, तो वहीं मणिपुर में बीजेपी विधायकों के असंतोष के चलते मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की कुर्सी पर संकट मंडराया। इसके अलावा मिजोरम में बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, तो दूसरी ओर अन्य पूर्वोत्तर राज्यों ने विकास के पथ पर कदम आगे बढ़ाए। बहरहाल आइए डालते हैं एक नज़र पूर्वोत्तर राज्यों से आए बड़े समाचारों पर। सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने दोनों राज्यों के बीच 5 दशक से भी पुराने सीमा विवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही दोनों पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर स्थित 123 गांवों की समस्या का भी समाधान हो गया। हम आपको बता दें कि असम और अरुणाचल प्रदेश 804.1 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और अरुणाचल प्रदेश को 1972 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच यह सीमा विवाद चल रहा था। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे समय में जबकि देश स्वतंत्रता का 75वां साल मना रहा है, दोनों राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित 123 गांवों का विवाद अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। आज हम सब उत्तर पूर्व और भारत के एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। 1972 से लेकर आज तक जिस सीमा विवाद को सुलझाया नहीं जा सका, लोकल कमीशन की रिपोर्ट 72 से अब तक अलग अलग स्तर पर कभी सरकारों में कभी अदालतों में विवाद से ग्रस्त रही। वो रिपोर्ट को एक प्रकार से दोनों राज्य सरकारों ने स्वीकार कर 700 किलोमीटर से लंबी लगभग 800 किलोमीटर की असम अरुणाचल सीमा का विवाद आज समाप्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं दोनों राज्यों की जनता और दोनों राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री और हमारे किरण रिजिजू जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, ये विवाद इतने सालों तक चला। आज हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों ने इनके नीचे एक रीजनल कमेटी बनाई, स्थानीय लोगों से बात करी, आम लोगों को, गांव के लोगों को साथ में लेने की प्रक्रिया की और सबको समाहित करते हुए ये विवाद का आज निपटारा हुआ है। मोदी जी के विकसित नॉर्थ ईस्ट, मोदी जी के शांत नॉर्थ ईस्ट और मोदी जी के विवाद के बगैर के विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट का ये जो स्वप्न है, इसका एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर आज हम पार कर चुके हैं। मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2020 में हमने ब्रू समझौता किया, 2019 में NLFT समझौता किया, 2021 में बोडो समझौता किया, 2022 में कार्बी आंगलोंग का समझौता किया, 2022 में ही आदिवासी शांति समझौता किया और 2022 में ही आसाम मेघालय की लगभग 67% सीमा का विवाद हमने निवारण किया। और आज 2023 में ये 800 किलोमीटर लंबी असम अरुणाचल बॉर्डर, 700 और 800 किलोमीटर के बीच में कोई निश्चित क्षेत्र होगा, ये इतने लंबे सीमा विवाद को आज निपटारा हुआ है। मैं मानता हूं पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बहुत बड़ा शुभ लक्षण है। ये सारे समझौते, ये सारे विवादों के समाधान, ये सारे हथियारी ग्रुपों के सरेंडर होने का परिणाम क्या है? 8000 से ज्यादा युवा हथियार छोड़कर आज मेन स्ट्रीम में आ चुका है और समग्र क्षेत्र का इन टोटो विकास हुआ है। पूर्वोत्तर में हिंसा में लगभग 67% की कमी 2014 की तुलना में आई है। सुरक्षा बलों के मृत्यु में 60% की कमी आई है और नागरिकों की मृत्यु में 83% की कमी आई है। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी शासन की नॉर्थ ईस्ट के लिए है। जहां तक अब सपा का सवाल आता है, असम में 70% क्षेत्र अब सपा से मुक्त हो चुका है। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन को हमने अब सपा के बाहर कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 3 जिलों में
अपसपा बचा है। नागालैंड के 7 जिलों से अपसपा हटाया गया है और त्रिपुरा और मेघालय पूरे अपसपा मुक्त क्षेत्र बन चुके हैं। और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, औद्योगिक निवेश का विकास हो, या सीमांत गांवों के विकास को हो, या सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, हर क्षेत्र के अंदर चौतरफा विकास दिख रहा है और आज नॉर्थ ईस्ट प्रगति के रास्ते पर है। मोदी जी ने स्वयं 50 बार से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट की मुलाकात की, अनेक लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति और नॉर्थ ईस्ट के साहित्य को मोदी जी स्वयं बढ़ावा देते हैं। अभी बिहू के रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले नृत्य के साक्षी बनकर मोदी जी ने बिहू नृत्य को पूरे विश्व के अंदर, बिहू के उत्सव को और बिहू के नृत्य को, दोनों को पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मेरा मानना है कि आजादी के बाद जो तुरंत करने जैसा काम था, आज आजादी के 75वें साल में हो रहा है। इसका मुझे इस मंत्रालय के मंत्री नाते बहुत बहुत आनंद है। मैं किरण रिजिजू जी, प्रेमा खांडू जी और हेमंत विश्व शर्मा और आसाम के हमारे असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी से आए हुए सारे साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अंत में मोदी जी के नेतृत्व की भारत सरकार की ओर से ये दोनों राज्यों की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये निश्चित ही दोनों राज्यों की जनता के लिए शुभांकर साबित होगा। ये समझौता और विकास के नए द्वार खोलेगा, इसका मुझे विश्वास है। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने समझौते पर हस्ताक्षर को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह शांति और समृद्धि लाने वाला बनेगा। उन्होंने कहा कि 51 साल के बाद भारत का सबसे पुराना अंतर्राज्यीय सीमा अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया है और यह प्रधानमंत्री के आशीर्वाद, केंद्रीय गृह मंत्री के दिशा निर्देश और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के अथक सहयोग से संभव हुआ है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सीमा विवाद की समाप्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बताया और भरोसा जताया कि इससे दोनों राज्यों में शांति और विकास में बड़ा बदलाव आएगा। इसके अलावा भारतीय युवा कांग्रेस की असम इकाई की अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने कहा है कि उन्होंने अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले पार्टी की राज्य इकाई ने मंगलवार को किए गए उनके ट्वीट को लेकर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। गौरतलब है कि दत्ता ने अपने ट्वीट में श्रीनिवास पर उत्पीड़न और भेदभाव करने का आरोप लगाया था। दत्ता ने दिसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि श्रीनिवास पिछले 6 महीने से लैंगिक टिप्पणियां और अपशब्दों का प्रयोग कर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और वरिष्ठ पार्टी नेताओं से शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। दत्ता ने शिकायत में आरोप लगाया कि फरवरी में रायपुर में आयोजित पार्टी के पूर्ण सत्र के दौरान आरोपी ने उनके साथ बदतमीजी की और उनका राजनीतिक करियर बर्बाद करने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने कहा है कि शिकायत की जांच की जा रही है और कानून का पालन किया जाएगा। इसके अलावा असम सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल भेजे गए 300 से अधिक लोगों को 15,000 रुपए की मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आवासन और शहरी कार्य मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि राज्य सरकार आपातकाल के दौरान जेल भेजे गए लोगों को लोकतंत्र सेनानी मानती है। मंत्री ने कहा, लोकतंत्र के प्रति उनके योगदान को लेकर असम मंत्रिमंडल ने 301 लोगों को मासिक पेंशन देने की आज मंजूरी दी। इन लोगों को 15,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी, जिनमें जिन व्यक्तियों का निधन हो गया है उनकी पत्नी को यह राशि मिलेगी और यदि दोनों का निधन हो चुका है तो उनकी अविवाहित बेटी को यह रकम मिलेगी। इसके अलावा असम के कार्बी आंगलोंग जिले में मंगलवार को 100 से अधिक पूर्व उग्रवादी सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए। वे पहले नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सदस्य थे और उनका नेतृत्व नवीन चंद्र बोडो कर रहे थे। बीजेपी कार्यालय में नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुलीराम रोंगहांग ने कहा, एनडीएफबी के कुल 110 पूर्व सदस्य आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों से हैं और उग्रवादी संगठन में विभिन्न शीर्ष पदों पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कार्बी आंगलोंग में बल्कि पड़ोसी पश्चिम कार्बी आंगलोंग और दीमा हासाओ जिलों में भी पार्टी मजबूत होगी। मणिपुर से आई खबर की बात करें तो मणिपुर से बीजेपी विधायक पावनम ब्रोजेन ने गुरुवार को मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष पद से निजी आधार पर इस्तीफा दे दिया। राज्य में ब्रोजेन तीसरे पार्टी विधायक हैं जिन्होंने एक पखवाड़े के भीतर मणिपुर सरकार के अपने संबंधित प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे दिया है। खबरों के मुताबिक तीनों विधायक पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने और अपनी शिकायतों के बारे में बताने के लिए दिल्ली भी गए।
उनके कदमों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में असंतोष पनप रहा है। हम आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी विधायक करण श्याम ने पर्यटन निगम मणिपुर लिमिटेड के अध्यक्ष पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। इसके अलावा 8 अप्रैल को पार्टी के एक अन्य विधायक थोकचोम राधेश्याम ने इसी तरह की शिकायत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया था। चौथे विधायक ख्वाइर कपम रघुमणि ने मणिपुर पुलिस में बीजेपी के राज्य अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असगर अली के खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्हें धमकी देने की शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि बीजेपी के केंद्रीय नेता ने इस घटनाक्रम को अधिक तवज्जो नहीं देने की कोशिश की और राज्य सरकार में किसी भी बदलाव से इनकार किया। उन्होंने यह उल्लेख भी किया कि विभिन्न हित समूहों के बीच खींचतान मणिपुर की राजनीति की एक विशेषता रही है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकीय और क्षेत्रीय शिकायतों से जुड़े मुद्दों का इस्तेमाल कुछ लोग राजनीतिक कारणों से भी करते हैं। मेघालय से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से एक हलफनामा दायर कर शिलांग में यातायात जाम को कम करने के लिए उठाए गए और उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी मांगते हुए एक हलफनामा दायर करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। पीठ ने कहा, राज्य के हलफनामे में निजी कारों और वाहनों की संख्या में वृद्धि की दर, बढ़ते पर्यटन उद्योग और उपलब्ध स्थान आदि पर अगले कुछ महीनों, वर्षों और लंबी अवधि के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजना का जिक्र होना चाहिए। त्रिपुरा से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी त्रिपुरा में पार्टी संगठन को पुनः संगठित करने के लिए कदम उठाएगी। प्रदेश पार्टी सचिव जितेंद्र चौधरी ने यह जानकारी देते हुए आरोप भी लगाया कि पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंट दिया गया है और उन्होंने सभी लोकतांत्रिक ताकतों से इन्हें बहाल करने के वास्ते हाथ मिलाने की अपील की। इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उत्तर त्रिपुरा जिले को उन लोगों का विवरण जुटाने का निर्देश दिया है जिन्होंने मनुमनपुई में वन भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसे लेकर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर साहा ने सचिवालय में उत्तर त्रिपुरा के जिलाधिकारी जी नागेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसके अलावा त्रिपुरा में इन दिनों पड़ रही गर्मी के कारण राज्य के सभी सरकारी स्कूल 18 से 23 अप्रैल तक बंद रहेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इसकी घोषणा की। राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों को बंद रखने की घोषणा करते हुए उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि भीषण गर्मी से छात्रों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उन्होंने मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य के निजी स्कूलों से भी ऐसा करने की अपील की। नागालैंड से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि असम के गुवाहाटी से संदिग्ध फिरौती के लिए अपहृत किए गए नागालैंड के 2 कारोबारियों को पुलिस ने एक मकान से बरामद कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मामले का मुख्य आरोपी अब भी फरार है, हालांकि उसकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि दोनों कारोबारी बिहार के रहने वाले हैं और वह नागालैंड के दीमापुर शहर में दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों को मुख्य आरोपी ने शुक्रवार की सुबह गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से कथित तौर पर अगवा कर लिया था। उन्होंने कहा, उन्हें गुवाहाटी के नोटबोमा इलाके में एक मकान में बंद करके रखा गया था, जहां से हमने उन्हें छुड़ाया। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या नागालैंड नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की संवैधानिक योजना का उल्लंघन किया जा सकता है, जहां विधानसभा ने नगर पालिका अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया हो और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव न कराने का संकल्प व्यक्त किया हो। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि नागालैंड नगर पालिका अधिनियम 2001 को निरस्त करके चुनाव कराने के बारे में शीर्ष अदालत को दिए गए वचन से बचने के लिए एक सरल तरीका अपनाया गया है। पीठ ने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है। दरअसल शीर्ष अदालत ने 5 अप्रैल को नागालैंड में निकाय चुनाव को अगले आदेश तक रद्द करने वाली 30 मार्च की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। यह चुनाव लगभग 2 दशकों के बाद 16 मई को होने वाले थे। हालांकि आदिवासी संगठनों और नागरिक समाज समूहों के दबाव के बाद नागालैंड विधानसभा ने नगर पालिका अधिनियम को निरस्त करने और चुनाव नहीं कराने का प्रस्ताव पारित किया था। अरुणाचल प्रदेश से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार ने संपर्क और संचार में सुधार लाकर तथा कृषि गतिविधियों को मजबूत करके सीमावर्ती इलाकों के विकास पर काफी ध्यान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप विस्थापित हुए लोगों के लौटने के प्रारंभिक संकेत मिलने लगे हैं। खांडू ने चीन के साथ लगती सीमा पर स्थित किबितू गांव के दौरे पर बताया, अरुणाचल प्रदेश का आधा क्षेत्र और 1/3 आबादी सीमावर्ती इलाकों में है, जिसके कारण राज्य सरकार ने ऐसे उपायों के जरिए सीमावर्ती इलाकों के विकास पर काफी ध्यान दिया है। अधिकारियों के अनुसार दशकों से सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांव खराब संपर्क, पर्वतीय क्षेत्र, कमजोर संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी विभिन्न चुनौतियों से जूझते रहे हैं, जिसके कारण लोगों को विकसित इलाकों की ओर रुख करने पर विवश होना पड़ा था।
मिजोरम से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा लाभ हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में स्थानीय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी ने मिजोरम में मारा स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव में 99 में से 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा कुल 492 ग्राम परिषद सीटों में से बीजेपी ने 232 सीटों पर जीत दर्ज की है। सत्तारूढ़ एमएनएफ ने 33 आरक्षित सीटों सहित 127 सीटों पर जीत हासिल की है। उसके बाद कांग्रेस ने 15 आरक्षित सीटों सहित 78 सीटें जीती हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।